इंडेक्स फंड में यू सेड कि पीपल लूज मनी बिकॉज दे गो टू द रॉन्ग इंडेक्स. आप पैसा डालते हो निफ्टी 50, इट इज द वर्स्ट परफॉर्म इंडेक्स एंड इट विल रिमेन द वर्स्ट परफॉर्म इंडेक्स बिकॉज इट डजंट रिप्रेजेंट इंडिया. तो देन व्हाट डू यू रेकमेंड कि ओके मुझे देन कौन से टाइप के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको इंडेक्स ही करना तो इज अ बेटर इंडेक्स. इन 2025 फॉर 3 इयर्स? कौन से फंड्स आपके हिसाब से बेस्ट है? तो स्मॉल कैप में यू आर सेइंग बंधन स्मॉल कैप, मिड कैप में इन्वेस्ट को मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में आप हेलियोस देख सकते हो. बजाज फ्लेक्सी कैप इज आल्सो वेरी गुड. एंड मल्टी कैप में एचडीएफसी मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट में आई थिंक व्हाइट ओक एंड आईप्रू. तो आपने फर्स्ट म्यूचुअल फंड में कौन से इन्वेस्ट किया? पहला मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट था बिरला एडवांटेज फंड और दूसरा एक फंड था फ्रैंकलिन इंडिया ग्रोथ फंड. और उसका कितना रिटर्न आया था? तो अफलातून था, कितना? 18-19% CAGR. ओह वाओ. तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर में क्या होगा गोल्ड के? गोल्ड में सबसे बड़ा रिस्क है फिजिकल थ्रेट टू लाइफ. कैसे? चेन स्नैचिंग कौन करता है? घर में किसको मार के कौन जाता है? मिलावट का रिस्क, घूमने का रिस्क, चोरी का रिस्क, सारा रिस्क है. लेकिन लोगों को लगता है गोल्ड सेफ. तो यू डोंट पर्सनली इन्वेस्ट इन गोल्ड एट ऑल? आई एम अ मैरिड पर्सन, आई एम अ मारवाड़ी. तो कोई ऐसे स्पेसिफिक थीम है जो आप बुलिश हो? हेल्थ केयर, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड BFSI. ये 5 बड़े थीम मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत अच्छा ढंग का पैसा बनाएंगे. सो एट प्रेजेंट इन सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स में अभी के हिसाब से क्या लगता है कौन से आपके बेट्स हो गए? हाँ देखिए, हेल्थ केयर में वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. बट आपने बताया कि जैसे इंडेक्स फंड में तो यू सेड कि पीपल लूज मनी बिकॉज दे गो टू द रॉन्ग इंडेक्स. तो इसका क्या मतलब है? नहीं, आप ट्रैक किसको करते हो? आप कहाँ पैसा डालते हो? आप पैसा डालते हो निफ्टी 50 इज द मोस्ट ट्रैक्ड इंडाइसेस. ओके, इट इज द वर्स्ट परफॉर्म इंडेक्स एंड इट विल रिमेन द वर्स्ट परफॉर्म इंडाइसेस बिकॉज इट डजंट रिप्रेजेंट इंडिया. You're saying Nifty 50 is the worst performing index? It will remain worst performance always because the way index has been constructed. आपने फ्री फ्लोट पे लिया इसको. मतलब the way indices is created not on market cap multiplier free float. फ्री फ्लोट मतलब प्रमोटर होल्डिंग एक्सक्लूड करके. तो भी बड़ा फनी है. TCS का और HDFC का मार्केट कैप सिमिलर है बट TCS में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा तो उसका निफ्टी में वेटेज 3% 4% है और HDFC का 13% है. अच्छा, ओके. और आप देखो बैंकिंग का 35% वेटेज है इंडेक्स में. But does banking represent 35% of India's GDP? नहीं. ओके. और क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो बैंक चलाने के लिए आपको कैपिटल बहुत चाहिए. इज अ कैपिटल गजलिंग बिजनेस. सेकंड, RBI ने बोला प्रमोटर 25% के ऊपर नहीं रह सकता, तो 75% ऑटोमेटिकली फ्री फ्लोट होता है. तो लार्ज बेस प्लस लार्ज फ्री फ्लोट आप डोमिनेट करते हो इंडेक्स को. तो आप देखो बैंक में 75% का ऑटोमेटिकली फ्री फ्लोट रहेगा आपका. आपको मैं फैसिनेटिंग स्टोरी बताता हूँ. आप देखिए कि जैसे घर बनता है, रियल एस्टेट का प्रॉक्सी है सपोज सीमेंट, स्टील. उनके दाम नहीं बढ़े, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के दाम 100 गुना बढ़ गए. वो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनका इंडेक्स में वेटेज ही नहीं है. बट वेयर इज यू एंड माई कंजम्पशन गोइंग? 30 साल पहले आपके मेरे पापा ने घर बनाया, एक रूम में एक लाइट, एक ट्यूबलाइट, व्हाइट वॉश कर दिया, पर्दे लगा दिए, घर में रहने लग गए. आज आपके घर में जाके ड्राइंग रूम के कनेक्शन देखो कितने हैं. किस तरह का मटेरियल आप पीओपी इस्तेमाल कर रहे हो, प्लाईवुड इस्तेमाल कर रहे हो, मरीन प्लाई इस्तेमाल कर रहे हो. कंजम्पशन वहां घूम रहा है. आपके इस घर में 3,500-4 हजार रुपए की सीमेंट लगी होगी, बाकी चीजें. So this is where the consumption, और वो आपके इंडेक्स का हिस्सा ही नहीं निफ्टी का. डिफेंस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडेक्स. मेनी एक्साइटिंग इंडस्ट्रीज आर नॉट इवन पार्ट ऑफ इंडेक्स. तो क्या करोगे आप? 20-25, लेट्स लुक एट ईयर 2000. ईयर 2000 में इंडेक्स में कोई बैंक स्टॉक ही नहीं था, और उसके बाद बैंक ने जबरदस्त रैली दी, तो उसके बाद आपने इसको घुसा दिया. तो ये कहानी है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप इंडिया में पार्टिसिपेट करो तो आपको ब्रॉड बेस मार्केट देखना चाहिए, बिकॉज इंडिया कांट हेडलाइन का कोई मतलब, निफ्टी का वेरी ऑनेस्टली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई मतलब नहीं है.
तो अगर इंडेक्स फंड्स में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप बोल रहे हो कि निफ्टी 50 तो पूरा पिक्चर नहीं देता है मुझे इंडिया का, तो देन व्हाट डू यू रिकमेंड कि ओके मुझे देन कौन से टाइप के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड देन कैसे इसको देखना चाहिए? देखिए आपको, अगर आपको इंडेक्स ही करना तो निफ्टी 500 इज अ बेटर इंडाइसेस, बट अगेन वहां प्रॉब्लम क्या है कि वहां 70% 75% लार्ज कैप का वेटेज है, तो वापस वही कहानी घूम फिर के आ जाती है। ओके, आप ये देखिए आपके कंजम्पशन पैटर्न में क्या आ रहा है, और जैसे मैंने आपको बोला गर्ल चाइल्ड विल ड्राइव अवर कंजम्पशन, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मेरी वाइफ इज होम मेकर, दिन में 3 दफा खाना बनता है, 200 रुपए की दाल सब्जी आ गई, 300 रुपए की आ गई, 300 रुपए पार्ट ऑफ जीडीपी। मेरे दोनों लड़के हैं, उनकी स्पाउस इज गोइंग टू वर्किंग वुमन, रोज घर पे खाना बनेगा नहीं, 200 रुपए खाना 600 रुपए का होगा, वो दैट इज गोइंग टू पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वर्किंग विल मेक इंडिया जीडीपी ग्रो इन एनी केस। तो वो कहाँ कैप्चर होगा? वो जोमेटो में कैप्चर होगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टॉक, कहाँ कहाँ कैप्चर होगा वो? तो वहां कैप्चर होगा। तो आपको अपना कंजम्पशन पैटर्न इंडिया का देखना है, वो एवर चेंजिंग हो रहा है। और आपकी इंसाइट है ना, कोई भी इंसाइट है ना, उसका एक शेल्फ लाइफ होता है, आपको उसको पकड़ के नहीं रखना। आपको समय के साथ, तो मैं अपने आप को चैलेंज क्या करता हूं कि जैसे एसएमई इंडाइसेस है, हमने उसको पूरा मिस आउट किया वेरी ऑनेस्टली, और हमने मिस आउट किया बिकॉज ऑफ एरोगेंस। अरे ये तो सब फ्रॉड है, तो बदमाशी होती है, तो ऐसा ही है। हमने बिटकॉइन पूरा मिस किया क्योंकि ये यार कुछ समझ के बाहर है। तो अगर मैं समझता, उसको दिमाग लगाता, उसके बाद मना करता, ओके। अगर मैं एसएमई को समझता और उसके बाद मना करता, ओके। तो नाउ दीज थिंग टॉट अस कि भैया आपको कोई भी चीज को ना नहीं बोलना, आप उसको एग्जामिन करो, फिर बोलो कि पनीर टिक्का मसाला मैं हजम कर पाऊंगा क्या या मैं दाल चावल ही खाऊंगा। बट आप उसको एग्जामिन तो करो, यू कांट से नो कि ये पैलेटेबल नहीं है। अब तो आई थिंक मार्केट टीचर्स यू, मार्केट हम्बल्स यू एवरी टाइम। तो निफ्टी 500 भी आप बोल रहे हो बट 70-75% लार्ज कैप है, तो व्हाट नेक्स्ट? कौन सा इंडेक्स देन? मैं तो पूरा एक्टिव फंड का ही फैन हूँ। तो आप बोल रहे हो कि इंडेक्स फंड करना ही नहीं चाहिए? मैं तो मेरे इन्वेस्टर को किसी को नहीं बोलता हूँ। ओके। अगर आपको लगता है खर्चे ज्यादा तो आप डायरेक्ट प्लान कर लो, लेकिन पैसा इंडिया में अच्छा एक्टिव फंड में ही बनेगा। इंडिया इज नॉट यूएसए। लोग मिस्टेक करते हैं, इंडिया इज यूएसए। यूएस में इंडेक्स फंड्स अच्छे चल रहे हैं क्या? इंडेक्स फंड अच्छे चल रहे हैं और उसके बहुत कारण है। क्या क्या? एक कारण है कि वह जो हेज फंड है, तो हाउ डज हेज फंड मेक्स मनी? दे हैव एडवांस सिस्टम, दे एडवांस मशीनरी। सो जो बड़े ऑर्डर जाते हैं उनको डेट कुछ मिली सेकंड पहले उनको पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। सो दे डू ऑल लीगल फ्रंट रनिंग, आप उसको बोल सकते हैं। इंडिया में पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है विच इंडियन एएमसी वेदर अंडरस्टैंड और डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो। यूएस में स्टॉक लैंडिंग होती है, और जो स्टॉक लैंडिंग होती है उसका जो पैसा आता है वो एएमसी को मिलता है। तो आपका इंडेक्स फंड है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई फंड मैनेज नहीं है, सेल्फ मार्केट होता है। लेकिन उस इंडेक्स फंड के जो स्टॉक्स, अंडरलाइंग स्टॉक्स, आप उसका स्टॉक लैंडिंग कर सकते हो, तो 25 से 30 पैसा आपको कमीशन मिलता है, वो सीधा आपको एएमसी को क्लीन प्रॉफिट जाता है। इंडिया में वो प्रॉफिट यूनिट होल्डर के हिस्से में जाता है, एएमसी के पास नहीं जाता। और स्टॉक लैंडिंग इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं बना है। तो आप यूएस, इंडिया में अगर आप वेटेड एवरेज फी इनकम देखो 38 बेसिस पॉइंट है एएमसीज की। ओके, तो अगर आप कैसे मतलब टोटल फी अर्न्ड बाय एएमसीज एंड टोटल एयूएम, तो 38 बेसिस पॉइंट है टोटल, सब मिला मिलो के। ओके। तो अगर आप यूएस में आपको बैठे बैठे इंडेक्स फंड में स्टॉक लेंडिंग से पैसा बन रहा है, तो एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। सो आप बोल रहे हो 38 बेसिस पॉइंट 0.38% एक्सपेंस रेशियो है वेटेड नहीं एवरेज? नहीं, फी अच्छा, फी है। तो जो भी एयूएम है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, उसका 0.38% इज द फी इनकम ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेस। ओके। एंड फिर अगर आप बोल रहे हो कि एक्टिव फंड्स में करना चाहिए, इंडेक्स फंड्स यू आर नॉट रिकमेंडिंग, तो एक्टिव फंड्स में अभी आपका थोड़ा फ्रेमवर्क बताओगे कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, और आपका पर्सनल एग्जांपल्स के थ्रू बताओगे कि आपने जब म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए तो क्यों किए थे वो वाले फंड्स? तो देखिए, जब मैंने चालू किया था 93 में, मैं बिरला म्यूचुअल फंड में था। तो बिरला म्यूचुअल फंड में मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये पहला स्कीम था आफ्टर मॉर्गन स्टैनली। इट वाज टफ टाइम टू सेल म्यूचुअल फंड आफ्टर मॉर्गन स्टैनली फियास्को। तो मेरे जिम्मेदारी दी गई कि आई विल ट्रेवल टू वेरियस प्लांट ऑफ बिरला। तो नागदा गया, ग्रासिम का प्लांट, हिंडाल्को का प्लांट, रेणुकूट गया, वेरावल गया, तो वेरियस लोकेशन पे गया एंड आई स्टार्टेड मार्केटिंग कि बिरला म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो वहां से बड़ा लगाव हो गया कि जो चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 94 इन म्यूचुअल फंड, और धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, इट विल गो थ्रू इज अप्स एंड डाउन। बट जब हम क्लाइंट को एक्सप्लेन करने जाते थे तो उससे हमको बहुत समझ आई। तो एक बात और सीख ली कि जिस चीज को समझना दूसरों को समझाने की कोशिश करो तो शायद। सो आई वेंट टू एक ग्रासिम का डीलर था, स्टॉकिस्ट था। तो उसको हमको भेजा गया कि बड़े आदमी हैं ये, आप इनको म्यूचुअल फंड दिखाओ। तो हम गए उनके पास, तो बोला, उन्होंने पूछा क्या है, बोला ये है। तो उन्होंने बोला ये तो शेयर मार्केट में, बोला बोला पूरा सट्टा है, तो सब फालतू चीज है। तो मैं बोला सर देखिए ये मेरा फैक्ट शीट है, ग्रासिम कैसी लगती है आपको, हिंडाल्को कैसी लगती है, सेंचुरी कैसे लगती है। बोला दे आर ग्रेट कंपनी। मैं बोला सर पोर्टफोलियो में है ये, जिन कंपनी से आप डील करते हो ना, और आप कंप्लेन करते रहते हो कि ग्रासिम मार्जिन छोड़ता नहीं, हिंडाल्को मार्जिन छोड़ता नहीं, इसका मतलब पैसा बना रही है आपसे ज्यादा, आपके पोर्टफोलियो में है वो सब के सब। एचयूएल आप सुबह ब्रश करते हो आपके पोर्टफोलियो में है, आप बैंक से डील करते हो आपके पोर्टफोलियो में है। तो हम दिखाए उनको कि भाई ये देखो आपके पोर्टफोलियो में सबका सब। तो वहां से चीजें समझना चालू की कि यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे वेयर आई कैन बिकम रियली वेल्दी, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग। अगर मैं एक छोटे शहर में, और मेरे शहर के सिटी के सो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें मुझे पार्टनरशिप करने का मौका मिला, तो 20 साल बाद मेरी वेल्थ क्या होगी। हो सकता है 10-15 लोग बैंकरप्ट हो जाएं, 10-15 लोग ग्रो नहीं करें, उसकी जगह दूसरे लोग रिप्लेस हो जाएंगे, बट व्हाट विल हैपन टू माय वेल्थ, ओवरऑल वेल्थ, माय वेल्थ विल गो अप। तो अगर मैं छोटे शहर में ये सोच सकता हूँ, तो इंडेक्स तो मुझे, या म्यूचुअल फंड तो मुझे इंडिया के टॉप 500-600 एंटरप्रेन्योर्स में पार्टनरशिप का मौका दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं पैसा डालूं उसमें। तो वो कभी कभी कोई चीजें सही हो जाती है लाइफ में, तो दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, एंड देन आई नेवर लुक बैक। तो आपने फर्स्ट म्यूचुअल फंड में कौन से इन्वेस्ट किया था? पहला मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट था बिरला एडवांटेज फंड, जो मैंने मार्केट किया था। और दूसरा एक फंड था फ्रैंकलिन इंडिया ग्रोथ फंड, बिकॉज हमने सोचा कि एक फंड मैंने डालना है, तो 500 रुपए की एसआईपी की थी। अच्छा, और उसका कितना रिटर्न आया था? तो अफलातून था हाँ, एकदम, कितना? 18-19% सीएजीआर ओ वाओ, तो 18-19% ये दोनों फंड्स का दोनों अप्रोक्सीमेटली सीएजीआर था। रहा रहा वाओ, मेरी जर्नी में रहा, अच्छा, नाइस। मेरी जर्नी में रहा। एंड अभी जैसे अगर कोई म्यूचुअल फंड पिक करना है तो एग्जांपल्स दे सकते हो कि ओके अलग अलग कैटेगरीज में आपने कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया एंड व्हाट इज द थीसिस बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन दैट फंड? देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है, और एक्चुअली इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल बट इज नॉट इजी। मैं आपको अनकॉम्प्लिकेटेड समझा देता हूँ उसको, कि आप टाइम पीरियड डिसाइड करिए। सबसे पहला मैट्रिक्स है आपको फंड सिलेक्शन करने से पहले, टाइम पीरियड। आपको कितने दिन के लिए पैसा डालना है, एक दिन के लिए डालना है, एक सप्ताह के लिए डालना है, एक महीने के लिए, एक क्वार्टर, एक साल, एक डिकेड, आप डिसाइड करिए। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। अब उसके सामने लिखिए व्हाट आर द फिक्स रिटर्न ऑप्शन अवेलेबल टू यू। एक दिन के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। 7 दिन के लिए 7 दिन का बैंक एफडी है, 30 दिन का एफडी है, 45 दिन का। आप वो बैंक एफडी लिख दीजिए, वह आपको किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब उसके सामने अल्टरनेट एग्जामिन करिए। 0 to 7 days कॉल मनी फंड है, वो आपको 5-6.5% रिटर्न देगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 7 दिन से लेके 60 दिन तक लिक्विड फंड है। आपको सिंपल देखना है कि उस पीरियड का बैंक एफडी रेट क्या है और लिक्विड फंड का वाईटीएम क्या है, वो आपको मिल जाएगा। 90 डेज, 180, आप जो टाइम पीरियड डिसाइड करिए, उस टाइम पीरियड का बैंक डिपॉजिट निकालिए, उस टाइम पीरियड का डेट फंड निकालिए, अप टू 3-5 ईयर। दैट स्टोरी वर्क्स क्लॉकवाइज। 5 साल के बियॉन्ड आपको फिर इक्विटी में एग्जामिन करना है। तो इक्विटी में एग्जामिन 5 साल बाद क्यों करना है? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में वेरी रेयरली कि 5 साल के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न छूटा है, लेकिन वेरी रेयरली। और ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। 1 साल का वर्स्ट रिटर्न हैज बीन 58% नेगेटिव। -58? हाँ, नॉर्मल रहा अच्छा, भाई, 2008 में हुआ है, ईयर ओके। 2000 में भी हुआ है। मैं आपका स्कोर स्टेटिस्टिक्स देता हूं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का 30 साल का सीएजीआर है 19%। तो 1 लाख रुपए डाला हुआ, आप 2 करोड़ रुपया हो गया।
लोग इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सोचते हैं कि 19% नहीं मिलेगा, 16 मिलेगा, 12 मिलेगा, 15 मिलेगा या 10 तो मिल ही जाएगा। जर्नी बिल्कुल ऐसे नहीं होती है। उस फंड की एनएवी हर 6 महीने में 10% टूटी है, हर 1 साल में 20% टूटी है, हर 3 साल में 30-40% टूटी है, और हर 8 साल में 50% टूटी है। तो आपका 1,02,00,000 इस जर्नी के थ्रू ही बना है। अगर आपको जर्नी एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको इक्विटी में नहीं आना चाहिए। इक्विटी में पैसा थ्रू वॉलेटिलिटी ही बनेगा, चाहे आपको कोई होशियार से होशियार आदमी आके बोल देना। मतलब वो कोई बोल रहा है कि बिना वॉलेटिलिटी के आपका पैसा बना दूंगा, तो आपको बोल रहा है कि आप नहाओगे लेकिन आप गीले नहीं होगे। इफ यू बिलीव इन दैट, यू बिलीव इन दैट एज वेल। तो वो मैं आपको बता रहा था। तो एचडीएफसी इक्विटी फंड का 1 साल का रिटर्न वर्स्ट इज 58%, लेकिन उस वर्स्ट पीरियड के 6 महीने बाद 8% CAGR आ गया। वर्स्ट 5 ईयर रिटर्न हैज बीन 4% नेगेटिव, बट 5 साल आप टिके रहे, अगले 6 महीने में आपका रिटर्न 12% हो गया। तो जब फंड का रिटर्न जितना नेगेटिव आपको दिख रहा है ना, म्यूचुअल फंड का, एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का, तो यू आर कमिंग क्लोजर टू द रिटर्न, यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द रिटर्न। आपको जितना नेगेटिव रिटर्न दिख रहा ना, तो उतना आपको, तो ये 5 साल के नीचे कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। ओनली व्हेन यू सी टेक्निकल रीजन आपको बताऊंगा कि सपोज पिछले 3-5 साल का रिटर्न खराब है, तो आप 3 साल में भी आपका पैसा बनेगा। तो एक तो दूसरा, जब आप जिस तरह मैं फंड सेलेक्ट करता हूं, पहले क्या होता था कि काफी लोग बोलते 4-5 फंड ही होने चाहिए सब। वो तब की बात है जब ओनली डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड होते थे, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं आई थी। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है? लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उनको फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद सेक्टर फंड हो गया, थीमेटिक फंड हो गया। तो तब 3-4 फंड चलते थे, अभी 48 तो फंड हाउसेस है। ओके, और एक एक फंड हाउस के पास हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट आपके पास प्रोडक्ट है, अवेलेबल है। हाउ डू सेलेक्ट अ फंड? पहले आपको फैक्टर बेस में लेना चाहिए कि लार्ज कैप में जाऊं, फ्लेक्सी में जाऊं, स्मॉल कैप में जाऊं, मिड कैप में जाऊं, क्या जाऊं। तो उसके बाद आपको सिंपल एक बेंचमार्क देता हूं मैं, विच आई फॉलो, कि लेट्स लुक एट लास्ट 20 years डेटा ऑफ निफ्टी, 25 years निफ्टी या सेंसिटिव डेटा ले लो आप। व्हाट हैज बीन 20 year ग्रोथ? 13%, 14%, ठीक है। अब किसी भी फैक्टर बेस का रिटर्न 10 साल का इससे कम है ना, तो दैट इज स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव। और किसी भी फैक्टर बेस इन्वेस्टिंग का रिटर्न इससे बहुत ज्यादा आना, दैट बिकम अनअट्रैक्टिव। बट ये काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप क्या करते हो? अभी रिटर्न कहां अच्छा आया, आप ये देखते नहीं कहां रिटर्न खराब आया। अभी अभी आप और मैं क्या बात करेंगे सबसे ज्यादा? गोल्ड का क्या होएगा, सिल्क। और क्यों बात करेंगे हम लोग? बिकॉज अभी रिटर्न ज्यादा है। तो 2023-24 में हमने स्मॉल मिड कैप में क्लाइंट का पैसा डलवाना बंद किया, तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव का कि 20-20 साल 20-20% CAGR दिख रहा था, तो क्लाइंट को कैसे मना करें? तो जहां निफ्टी ने 13-14% दिया, स्मॉल मिड कैप ने 20% रिटर्न दिया, तो वहां आपको कॉशियस होने का जरूरत है। सो पहले ये देखो कि कहाँ रिटर्न 20 साल के एवरेज से बहुत कम है, कहाँ बहुत ज्यादा ज्यादा है, कहाँ बहुत कम है। और जहां कम है वहां तो आपको एग्जामिन करना चाहिए। ये तो क्या पहला फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग का। तो सपोज हमने डिसाइड किया कि फ्लैक्सी में डालना चाहिए, लार्ज कैप में डालना चाहिए। अब उसके बाद आप जाओ कौन सा फंड सेलेक्ट करना है। अगेन बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ 2013-14 से। द बेस्ट एमसी 2012 में अलग थी, 13 में अलग थी, फिर उसके 5-6-7 तक एक एमसी कंटिन्यूसली टॉप रही। उसके बाद हर साल एमसी चेंज होती रही। तो एज ए इन्वेस्टर व्हाट शुड यू डू? You can't keep chasing the past return. The way I look at selecting fund, out of 48 AMCs, मैंने डिसाइड किया कि ये these are 20-25 great AMCs. इनकी टीम अच्छी है, टीम में स्ट्रेंथ है। अगर वो बंदा छोड़ के भी चला गया तो इनके पास इतना AUM है कि they'll attract good talent again. So ऐसा 20-25 AMC हम ले लेते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन सी AMC अंडर परफॉर्म कर रही है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर कोई एएमसी एक स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है ना, तो सारी स्कीम अंडर परफॉर्म करेगी, और जब आउट परफॉर्म करेगी तो सारी स्कीम आउट परफॉर्म करेगी। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। और वो होता है क्योंकि कोई भी फंड हाउस के पास 20-30 के ऊपर यूनिक आइडियाज नहीं होते हैं।
और वो यूनिक आइडिया सारी स्कीम में इम्प्लीमेंट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं. सो व्हाट आई लुक एट कि कौन सी एएमसी अभी अंडर परफॉर्म कर रही है, और हमको मालूम है कि एक सर्टेन पीरियड, एक अंडर परफॉर्मेंस की जर्नी 6 महीने 1 साल नहीं रहती है. वी नो एट व्हाट टाइम द टिपिंग पॉइंट विल कम, एंड व्हेन द टिपिंग पॉइंट कम, यू स्टार्ट अलोकेटिंग. Sometimes the tipping point could be 6 months away, sometimes the tipping point could be 1 year away. And when a fund scheme is doing very well, 3 साल 4 साल 5 साल के रिटर्न बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अभी हमको मालूम है कि ये लॉ ऑफ एवरेज गोइंग टू कैच अप विद इट एंड इज गोइंग टू स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग. तो फिर हम उस टाइम अलोकेशन देना बंद कर देते हैं. लेकिन क्लाइंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज सपोज हियर इज अ वन स्कीम विच डिलीवर 20% CAGR in 5 years. Here is a one scheme which delivered 12% CAGR in a 5-year period. And suppose you are my client. मैं आपको दोनों चीज देता हूं. आपके मन में आएगा इसके मन में खोट है, आएगा ना. लेकिन टचवुड क्या हमने वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड की इन्वेस्टर के साथ. हमने बोला आज मत देखो, आप 3 साल बाद देखना. और काउंटर व्हाट विल डू, जैसे मैंने ए फंड दिया 20% CAGR और बी फंड वो 12% CAGR. आप बोलेंगे मंत्री जी क्यों नहीं दे रहे हो. I'll take you 3 years back and I'll show you that 3 years back, A fund was 12% CAGR, fund B was 16% CAGR. मैं वहां होता तो मैं क्या करता, सपोज आप क्या करते उस टाइम, सर बताइए मुझे. 16 के पास चला जाता. 16 के पास चला जाता and I would have delivered 12%. तो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव आपको काम आपको करना है, बिकॉज वी हैव सीन कि विनर्स कीप, ये आपने सुना होगा काफी लोगों से, विनर्स कीप रोटेटिंग. ये दे दिया स्टेटमेंट, ये मदरहुड स्टेटमेंट. उसके बाद क्या, हाउ डज इट हेल्प यू एज ए इन्वेस्टर. सो वी वेंट टू नेक्स्ट स्टेप अहेड कि अगर विनर्स कीप रोटेटिंग, देन हाउ डू आई इंक्रीज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द न्यू नेक्स्ट विनर. there's no guarantee. I'm not saying I'll be 100% right in my selection, no way. But how do I improve my chances of getting it more and more right? So this is the way I select the fund, and this is the way I urge investor. Identify good fund houses. 20-15 बहुत आपको मिल जाएंगे, and then see which fund house is actually going through challenging times. That is a time to pick. तो आपके हिसाब से across all the categories, one by one, I want you to tell me according to you which is the best mutual fund in this category. तो small cap में कौन सा होगा आपके हिसाब से? नहीं, कोई भगवान नहीं है. So I don't say this is the great guy, because आदमी की इंटेलिजेंस, आदमी का नैरेटिव, आदमी का इंसाइट एक लिमिट तक रहती है. And I have seen the greatest stock pickers were great during one particular point of time and then they lost out. So फिडेलिटी के चेयरमैन नेट जॉनसन का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था. उन्होंने कहा कि द स्टार फंड मैनेजर गिव द बेस्ट रिटर्न व्हेन दे आर बिकमिंग स्टार. Once they become a star, they get lot of AUM, lots of compliance, lot of risk management system comes into play. They remain solid, but they'll not remain the way they were earlier. तो आप कभी नहीं देखोगे कि एक बड़ा फंड हाउस विद बिग AUM कैन कंसिस्टेंटली बी टॉपर. तो आपको नया खिलाड़ी बाजार में ढूंढना पड़ेगा. तो मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा कि दिस इज गोइंग टू बी द, आई कैन टेल यू राइट नाउ in this era, at least for 2-3 years, I see, for instance, in small cap, I can tell you Bandhan small cap, in my opinion, could be a very good idea to look at. But then you need to keep, but this will not be true for 10 years. Correct. So let's assume in 2025 for 3 years, तो आपको क्या लगता है अलग अलग कैटेगरीज में, I want your framework that कौन से फंड हाउसेस या कौन से फंड्स आपके हिसाब से बेस्ट है for like let's say 3-year period. So small cap में you're saying Bandhan small cap, mid cap में मिड कैप में मेरे हिसाब से इन्वेस्को मिड कैप इज अ डिसेंट फंड. फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप में आप हेलियोस देख सकते हो. समीर इज आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजर. बजाज फ्लेक्सी कैप इज आल्सो वेरी गुड फंड. एंड मल्टी कैप में HDFC मल्टी कैप, द फंड मैनेजर इज आउटस्टैंडिंग. गुड. एंड मल्टी एसेट में आई थिंक वाइट ओक एंड आईप्रू दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है. Got it, fair. तो अभी इसमें like just if we can deep dive into the thesis as well. So when you say let's say flexi cap for example, Helios and Bajaj,
तो अभी आप जब स्टडी करते हो तो जस्ट विद दिस एग्जांपल, तो व्हाई डू यू थिंक कि हीलियोस एंड बजाज आर एट अ गुड स्टेज टू आउट परफॉर्म, एंड आपको क्या लाइक लगता है, आपका क्या थीसिस था? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि अनलाइक यूएसए, इंडिया में अल्फा प्राइवेट मार्केट में नहीं गया। यूएस में बड़ा अल्फा प्राइवेट मार्केट में गया, इंडिया में भी बहुत बड़ा अल्फा पब्लिक मार्केट में अवेलेबल है। बट व्हाट यू विटनेस दैट द फंड मैनेजर स्टार्ट हगिंग द बेंचमार्क, और उसका रीजन क्या हो गया कि एयूएम बहुत बड़ी हो गई, उनकी कॉम्पनसेशन बहुत बड़ा हो गया। सो व्हाट दे वुड लाइक टू डू इज दे वुड लाइक टू बी विद द हर्ड ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, कि मेरे को आई शुड नॉट बी गेट फायर्ड। तो वो अनकन्वेंशनल बैट कभी नहीं लेगा। जब तक आप एक्टिव शेयर नहीं लेंगे तब तक आपका आउट परफॉर्मेंस का चांसेस बहुत कम होता है। तो मैंने मोतीलाल लार्ज कैप के फंड मैनेजर को पिक किया था जब फंड लॉन्च हुआ, बिकॉज आई लाइक दैट गाय, बिकॉज ही टुक 60 to 80% एक्टिव कॉल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसका इंटरव्यू लिया, मैंने उसका वीडियो रिलीज किया, एंड दैट फंड हैज डन आउटस्टैंडिंगली वेल। और उसका रीजन बताता हूँ क्यों होता है। जस्ट अराउंड 1 year बैक आई डिड डेटा एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। तो देखा कि निफ्टी 50 का रिटर्न था एक साल का 13-14% कुछ ऐसा ही था। आउट ऑफ 50 स्टॉक 28 स्टॉक अंडर परफॉर्म 14%। नंबर 1 परफॉर्मेंस was Shriram Finance, 100% plus, Mahindra and Mahindra second, Bajaj Auto third. The worst performance was HDFC Bank, Kotak Bank, Britannia, Asian Paint, Nestle, and all kind of companies. Okay. So suppose I am a fund manager. Should I own HDFC Bank or Shriram Finance in my portfolio? What should I do? I'm a career guy. Suppose I own Shriram Finance and Shriram Finance doesn't perform. My boss will tell me, what is wrong with you, Vijay? But suppose I have HDFC Bank in my portfolio and HDFC Bank doesn't perform, my boss will tell you, what is wrong with HDFC Bank? तो ये बहुत, तो यहाँ समीर अरोड़ा हेलियोस वाला एकदम अलग है। वो खुद ओनर है बिजनेस का, एंड ही इज बीन, आई एम ट्रैकिंग हिम फ्रॉम 95। ही इज द हेल लॉट ऑफ अ स्मार्ट गाय, एंड ही डजंट, यू नो, he take brave call. He take call with lot of conviction. Brave is not a right word. He take call with lot of conviction. So you back these kind of guys where sometimes they'll underperform. But where is the probability of outperformances? The outperformance का probability तो वहीं आने वाला है ना, कि जहां कोई conviction के साथ call ले। तो Helios in my opinion, Bajaj में निमेश चंदन is a great fund manager. And when I take couple of people's name, doesn't mean other people are not good. Yeah. So for instance, large cap मोतीलाल, large cap में DSP का अभिषेक बहुत अच्छा काम करता है। One more thing you should see in a fund manager, when I interview fund manager, when I go and meet, I see how confident this talk and sound. The more confident he is, I don't take him. Why? बहुत से काम ही ऐसा है। कोई भी प्लेयर मैच के पहले बोलेगा नहीं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। मैच के बाद भी बड़े हम्बल रहते हैं, बिकॉज उनको मालूम अगला मैच आ रहा है, अगला मैच आ रहा है, अगला मैच आ रहा है। इनका डेली रहने भी आता है। तो जो मुझे फंड मैनेजर हार्ड वर्किंग, थोड़ा एंक्शियस लगता है ना, थोड़ा लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, आई विल बैक दैट गाय, बिकॉज ही इज नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। ही इज श्योर अबाउट हिज हार्ड वर्क, बट इज नॉट श्योर अबाउट आउटकम, एंड आउटकम से वो डजंट गेट कैरिड अवे। सो आप देखो जितने भी आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजर है ना, चाहे नरेन ले लो, चाहे प्रशांत जैन ले लो, दे आर नेवर एवर लाइक कॉकी, दे आर नेवर एवर लाइक सुपर कॉन्फिडेंट, ये तो होने वाला ही है। उनके सीईओ अच्छी बात कर सकते हैं, बट व्हेन यू गो एंड मीट, एंड व्हाट आई फाउंड इज रियल आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजर लाइक शिवा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला था, इट डजंट इवन कम्युनिकेट। अभी ये सुंदरम है, बिगल रॉक वाला, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पीएमएस फंड चलाता है, वो इतना, मतलब आप उससे हाथ में मिलाओगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं हैव एनी कॉन्फिडेंस, वो ऐसे है ही नहीं बंदे। तो आई दिस इज वन पॉइंट आई लुक इन फंड मैनेजर्स कि वो कितने साउंड, व्हेन यू आस्क देम क्वेश्चन, वो पूरा डेटा के साथ बताता है ये चीज है, लेकिन दे डोंट से विद कॉन्फिडेंस कि ये तो होने वाला ही है। और आप जो हम जैसे कमेंट्री टीवी पे आते हैं, हम तो ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहते हैं, मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, मेरी डेली नहीं आ रही, मैं टीवी पे आए कुछ भी बोल सकता हूँ।
तो ये benchmark, and that is where I think your audience should know, as somebody talking, sounding very confident, very articulate doesn't mean उतना strength है. एंड इसमें जब आप फंड हाउस भी सिलेक्ट करते हो, कुछ-कुछ ऐसे सेक्टोरल फंड्स होते हैं, थीमेटिक फंड्स भी होते हैं, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक थीम है जो आप बुलिश हो एंड उसके बेसिस पे आपने कोई फंड चूज़ किया हो? बहुत ज्यादा. जैसे मैंने 2021-22 में बहुत बड़ा पैसा पीएसयू इक्विटी फंड में लगाया था, जब कोई मतलब उनके बारे में बात नहीं करता था, और बहुत जबरदस्त रिटर्न आया. ओके, बट कुशाल, ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी वंस इन अ टाइम 10 ईयर पीरियड में मिलती है, रिपीटेटिव नहीं है. ओके, सो मैं लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन थीमेटिक फंड एंड सेक्टर फंड. पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस. और 2-3 चीजें डिफरेंस क्या क्या आपको बताता हूं. सेक्टर फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक टू ओन आर वेरी फ्यू. ओके, सेकंड, जो इनका वेटेज स्टॉक्स का बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे आईटी हो गया तो 5-6 स्टॉक्स आर 80% ऑफ इंडाइसेस. और थर्ड, इनका रेवेन्यू पूल आइडेंटिकल होता है, जैसे रेलवेज हो गया, इंफ्रा हो गया, आईटी हो गया. दीज आर आइडेंटिकल पूल. इंफ्रा का आइडेंटिकल पूल है, डिफेंस का आइडेंटिकल पूल है, रेलवेज का आइडेंटिकल पूल है, आईटी का आइडेंटिकल पूल है. सो दे आर वेरी नैरो. उनको कब लेना चाहिए? जब उनके रिटर्न बहुत खराब दिख रहे हो. लेकिन होता एक्चुअली उसका उल्टा है, किसी की हिम्मत नहीं होती उस टाइम जो रिटर्न खराब दिखते हैं. The way to buy sector fund when the returns, 10 years returns are in single digit, start looking at those. And when to sell, when 10 years return becomes 16-17%, आप धीरे धीरे निकालना चालू करो. न तो एक साथ खरीदना चाहिए, न एक साथ निकालना चाहिए. थीमेटिक फंड्स हाउ आर वेरी डिफरेंट. सो थीमेटिक फंड में क्या होता है? लेट्स लुक एट हेल्थ केयर एज अ थीम. आई एम वेरी बुलिश ऑन हेल्थ केयर. कंजम्पशन एज अ थीम, आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट. मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड कंजम्पशन. और मैं आपको बताऊं क्यों अलग है. हेल्थ केयर, पहले हेल्थ केयर की बात होती तो खाली फार्मा की बात होती, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग. अभी डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, एपीआई हो गया, सीडीएमओ हो गया, हॉस्पिटल चेन हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर हेल्थ केयर सेक्टर. तो खाली 1 लाख पॉनी नहीं है ये. और इसमें टू स्टॉक टू ऑन कैन गो अप टू 100. ओके, सिमिलरली सपोज यू लुक एट बीएफएसआई, तो पहले खाली बैंकिंग होता था. अभी पहले लैंडिंग में ले लेते हैं हम, ये पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फिनटेक बैंक, ये हो गया. बाद में एनबीएफसी हो गया, mortgage finance, gold finance company, personal loan company. Then we come to the capital market. You have a AMC broking. You have a distribution company. You have a health insurance. You have a stock exchanges. You have a rating company. You have a custodian. You have RTA. You have all kind of stocks, and these stocks can be complementary. So, for instance, more and more people buying gold. The gold finance company आपके portfolio में, gold finance companies significantly outperform gold. Okay, more and more people buying houses, so you have mortgage housing company. More and more people are doing F&O, तो आपके पास stock exchange broking company भी है आपके portfolio में. Again, more than 100 stocks to own. Same with manufacturing, same with consumption. Consumption is no longer FMCG. FMCG is absolutely wrong benchmark to look at consumption. Alcohol is a consumption, travel is a consumption. आने वाले पीरियड में हेल्थ केयर, मेडिसिन इज अ कंजम्पशन, बिकॉज एकदम आपको बीपी डायबिटिक चालू हो गया तो इट विल रिमेन फॉर एवर. सो ये सारा बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज आर कंजम्पशन. सो आई लव दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज वेयर द money is actually moving, where the youngsters are spending their money. These are the places where youngsters are spending the money, and this is the way ultimately family is going to spend the money. तो वहां आपको मेरे हिसाब से देखना चाहिए. So yes, I'm very bullish on theme. So healthcare, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड बीएफएसआई, ये 5 बड़े थीम मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत अच्छा ढंग का पैसा बनाएंगे. और यहाँ कंपनीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे. तो मैं अपने क्लाइंट को ये रिकमेंड करता हूँ, लेकिन नथिंग विल हैपन इन 1 ईयर. सो आपको थोड़ा पेशेंस रह के, और थीम चेंज होती रहती है. सपोज यहाँ कहीं बहुत बड़ा पैसा बन गया तो हम बोलते हैं भैया बहुत बड़ा पैसा बन गया, अभी आज पैसा निकाल लीजिए आप. सो एट प्रेजेंट देन सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स में अभी के हिसाब से क्या लगता है कौन से आपके बेट्स हो गए? हाँ, देखिए हेल्थ केयर में निपॉन बाय फार द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड. एंड आपको मालूम है इसका 15-16 साल का CAGR क्या है? 20%. ओह वाओ. लोगों को हवा नहीं है म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा बना के दिया. ओके,
It's amazing. 2007 में शायद लॉन्च हुआ है फंड. इस 20% CAGR प्रोडक्ट. नए फंड हाउस में वाइट ओक का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है और इसका HDFC का हेल्थ केयर फंड का फंड मैनेजर बहुत अच्छा है. कंजम्पशन में ICICI भारत कंजम्पशन फंड बहुत अच्छा है और उसके अलावा आप बजाज का कंजम्पशन फंड दे सकते हैं बिकॉज निमेश का जो व्यू ऑन कंजम्पशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बिजनेस साइकिल के अंदर आई वुड बैक एक्सेस म्यूचुअल फंड क्योंकि जो आशीष उनके जो CIO है उनका मैक्रो का अंडरस्टैंडिंग इज रिमार्केबल. आप कभी उनको मिलिएगा. हाउस ऑफ डेट उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जब वो CLA में थे. फैंटास्टिक रिपोर्ट. फिर उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी गेमिफिकेशन ऑफ इंडियन मार्केट F&O पे. तो जो उनकी डेप्थ है मैक्रो अंडरस्टैंड करने की वो बहुत अच्छी है. तो आई वुड बैक हिम ऑन बिजनेस साइकिल. BFSI में निपॉन इन्वेस्को आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड. मैन्युफैक्चरिंग में HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड है और एनर्जी में तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. एक तो ICICI का एनर्जी फंड है और दूसरा निपॉन का पावर फंड है. सो दीज आर 2 आइडियाज. बट प्योरिस्ट के फॉर्म से आप देखें तो ICICI का एनर्जी एंड पावर फंड इज बट अगेन डोंट एक्सपेक्ट मैजिक टू कम इन a year, 1 or 2 year. As we know, AI will require a lot of power, a lot of energy. So energy and power is going to be next big thing in my opinion in India. So ये 4-5 थीम आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकती है. आपने 2022 में बताया कि PSU इक्विटी फंड आपने उसमें मतलब बहुत अच्छा पैसा बनाया था. तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया एंड व्हाट वाज योर थीसिस दैट टाइम? 10 साल रिटर्न नेगेटिव दिख रहा था. I looked at PSU bond which was available at 4.5% और कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड 11% था. काफी PSU के डिविडेंड यील्ड 7-8% थे और डेट का रिटर्न 4% आ रहा था. तो इट वाज अ नो ब्रेनर यार. आइडियली आपके हिसाब से कितने म्यूचुअल फंड्स होल्ड करने चाहिए एक यंग रिटेल इन्वेस्टर ने? देखिए आई एम नॉट अ फैन ऑफ 4-5 फंड्स बिकॉज आप वो थीम ही प्ले नहीं कर पाओगे. तो मैं तो हमारे क्लाइंट को 10 से 12 मिनिमम फंड देता ही. एंड आप खुद पर्सनल स्टॉक्स करते हो या म्यूचुअल फंड्स करते हो? मैं तो स्टॉक हाथ ही लगाता नहीं. तो आप भी पूरा म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग ही करते हो? मतलब कितने सालों से, आज से नहीं. एंड आप कितने होल्ड करते हो? कितने म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हो? 30-40 रहेंगे. अच्छा 30-40. Isn't that a lot? 4-5 फैमिली मेंबर. कोई बेचते ही नहीं है लेने के बाद. क्यों कर रहे? ओनली इन थीमेटिक सम आई कीप सम चेंजिंग. जैसे PSU लिया तो पूरा खाली कर दिया है. तो आप ये 30-40 फंड्स में आई अज्यूम अब SIP करते हो क्या? SIP भी है. मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी भी अकाउंट है. HUF में मेरी वाइफ है, उनका भी अपना दिमाग चलता है. थोड़ा बहुत पूछते रहते हैं, करते रहते हैं. हाँ ठीक है. बट लार्ज मनी इज इनटू 8 फंड. ओके. सो यू आर सेइंग कि यंग रिटेल इन्वेस्टर को 10 से 12 स्कीम्स मैक्सिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से. 4-5 फंड का आई डोंट बिलीव. बिकॉज क्या होता है कि देखिए बड़ा फनी चीज है. हम चाहे कितना भी बोलें, इन्वेस्टिंग इज इमोशनल. आप इसको रैशनल नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रैशनल. अब इमोशनल है और वो नीड को सेटिस्फाई करना ही चाहिए. तो आप प्योरिस्ट बन के दुनिया में नहीं जी सकते. सोने को भी गहना बनाने के लिए मिलावट करना उसके बिना नहीं बनता. तो आप 93 से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, राइट? 94 से. एंड आपने कभी बंद ही नहीं किया, मतलब 94 से अभी 2025 तक? नहीं कभी बंद. एक मैंने 2000 दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. 2004 में मैंने घर लिया लाल बाग में. उस टाइम 5,800 स्क्वायर फीट का चल रहा था और HDFC फ्लेक्सी कैप का उस टाइम उसका नाम HDFC इक्विटी फंड था. 58 रुपए NAV थी. तो मैंने 58 रुपए की NAV में कुछ माल बेचा, कुछ लोन लिया और घर लिया. उसके बाद 2008 आया. HDFC फंड की NAV 220 पहुंच के 97 हो गई थी. ओके 220-27 पहुंच के 97 हो गई थी. और इस मेरे हाउस की वैल्यू 6,000 से 8, 9, 12, 13, 36, 40 पहुंच गई. और सब बोल रहे कि अपनी बिल्डिंग का दाम 1 लाख हो जाएगा. इट वॉज इन 2012. 60-70 1 लाख हो जाएगा. अभी जो 2012 में दाम है वही दाम हमारी बिल्डिंग का है. 36-40 आई डोंट नो बट वही अप्रोक्सीमेटली वही है. HDFC फ्लेक्सी कैप की NAV 2,000 रुपए हो गई. आई हैव छत ऊपर वो आराम है उस चीज का. बट मेरे हिसाब से मुंबई रियल एस्टेट मार्केट का बेस्ट डेज आर बिहाइंड अस. बिकॉज एक तो ओवर सप्लाई बहुत है, दूसरा रीडेवलपमेंट बहुत है, और तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नया टैलेंट पहले सीधा बॉम्बे में आता था.
आजकल नया टैलेंट सीधा बॉम्बे नहीं आता। दे गो टू बैंगलोर, दे गो टू गुड़गांव, दे गो टू अहमदाबाद, दे गो टू पुणे। पहले बॉम्बे ही आता था। बट आई वांटेड टू आस्क योर व्यू ऑन द कमर्शियल रियल एस्टेट। आपने अगर कुछ स्टडी किया होगा कि वहाँ पे रेंटल यील्ड्स आर 8-9% एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, जहाँ पर रेंटल यील्ड्स 3-4% होती है। एंड कमर्शियल रियल एस्टेट आई थिंक हैज गिवन मच मोर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। एनी व्यूज ऑन दैट? मुझे लगता है कमर्शियल रियल एस्टेट इज वेरी गुड आइडिया टू लुक एग्जामिन इट, बट खुद नहीं करना चाहिए। गेट अ डिवर्सिफाइड पूल ऑफ असेट। तो जैसे आईसीआईसीआई का एक ऑफिस यील्ड अपॉर्चुनिटीज फंड है विच लुक एट प्री लीज्ड 8% मिनिमम रेंटल यील्ड, 5% एस्केलेशन, वो आप देख सकते हो। आप रीट्स को एग्जामिन कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको इस रूट के थ्रू डायरेक्ट ना करें। इस रूट के तरह एग्जिट्स आर मच इजियर, मच इजी टू मैनेज। लिक्विड भी है। लिक्विड भी है, एक प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है। वरना फ्रॉड के चांसेस कितने ज्यादा रियल एस्टेट के अंदर। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि लोगों को समझता लगता है कि इक्विटी सबसे रिस्की एसेट कैटेगरी है, अनप्रेडिक्टेबल है। आई टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट प्रेडिक्टेबल एसेट इज इक्विटी। वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एसेट्स आर ऑल अदर्स। पहले हम लेते हैं डेट। तो डेट में रिटर्न कैसे छूटता है? तो डेट में आपको रिटर्न मिलेगा इन्फ्लेशन के आसपास। पिछले 20-25 साल का आप देख लो, 7% के आसपास इन्फ्लेशन है, 7% के आसपास आपको एफडी का रिटर्न छूटता है। विल कम टू व्हाई एफडी ऑफर द लोवेस्ट रिटर्न इन अक्रॉस ऑल डेट, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो वहां है। अभी आप देखिए, अगर आपका लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस गोज अप मोर देन 7%, सो डज इट प्रोटेक्ट योर कैपिटल? तो वहां बड़ा रिस्क है। ऑप्टिकली आपको लगता है कि 7% फिक्स्ड है, बट आपके खर्चे फिक्स नहीं है भाई। आपके खर्चे फिक्स नहीं है ना। वो खर्चे 8% ग्रो कर रहे हैं और आपको 7% टैक्स भी देना है। तो इफेक्टिवली लूजिंग कैपिटल इफ यू स्टे इन डेट फॉर लॉन्ग। देन वी कम टू गोल्ड। वेरी फैसिनेटिंग। गोल्ड में सबसे बड़ा रिस्क है फिजिकल थ्रेट टू लाइफ। कैसे? चेन स्नैचिंग कौन करता है? घर में किसको मार के कौन जाता है? किसकी वजह से मारे जाते हैं लोग? किसकी वजह से चोरियां होती है? आप डेली चेन स्नैचिंग इंसिडेंट सुनोगे। गैंग्स काम करते हैं। क्यों काम करती है वो? कितनी लेडीज की जान जाती है, कितने सीनियर सिटीजन मरते हैं। क्यों मरते हैं? लोग को लगता है वो मेरे पे रिस्क नहीं आने वाली है। मिलावट का रिस्क, गुमने का रिस्क, मिसप्लेसमेंट का रिस्क, चोरी का रिस्क, सारा रिस्क है। लेकिन लोगों को लगता है गोल्ड सेफ है। दूसरा, हम बोलते हैं कि इंडियंस आर रिस्क अवर्स। बिल्कुल नहीं, वी आर फैटलिस्ट। आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है, कितने लोगों ने गोल्ड ज्वेलरी के फोटोग्राफ घर पे रख रखे हैं भाई? चोरी हो गया तो पुलिस को क्या बताओ कि क्या गुम गया है? हाँ? तो ऐसा नहीं है कि अब थर्ड आता है कि गोल्ड में रिटर्न कहां से आता है। गोल्ड इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, और कोई मैजिक नहीं है। गोल्ड डजंट हैव अ कूपन लाइक बॉन्ड या अर्निंग लाइक इक्विटीज। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन है। तो गोल्ड में ओनली थिंग विच डिसाइड गोल्ड इज डिमांड एंड सप्लाई। और ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है कि इट इज ए प्ले ऑन अनसर्टेनिटी। बिल्कुल फ्रॉड है ये। मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा बता सकता हूं कि गोल्ड का प्राइस 1935 से 1970 $35 रहा और वर्ल्ड वॉर हुआ है। उसके बाद खुल गया गोल्ड का प्राइस। वी हैड इंडिया पाकिस्तान वॉर, वी हैड अफगानिस्तान बांग्लादेश वॉर, 92 में गल्फ वॉर हुआ, गोल्ड प्राइस कुछ नहीं मूव हुआ। खाली कहानी, एक नैरेटिव बनाया हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने। बट गोल्ड ने रिटर्न दिया तो सैल्यूट करना चाहिए भाई, गोल्ड ने रिटर्न दिया, ठीक है। बट इज दिस प्रेडिक्टेबल? इक्विटी इज द ओनली एसेट कैटेगरी विच इज प्रेडिक्टेबल, क्योंकि वहां अर्निंग आती है। आज आपको मालूम है कि निफ्टी 25,000 है और निफ्टी का ईपीएस 1160 रुपया है। मुझे मालूम है इंडिया का जीडीपी क्या ग्रो होने वाला है, मेरे खर्चे क्या बढ़ने वाले हैं। सो मेरे खर्चे, आप हमारे सब करोड़ों लोगों के खर्चे इंडिया का जीडीपी डिसाइड करेगा ना। तो इंडिया का जीडीपी क्या बढ़ेगा नॉमिनल टर्म में? 10%, 12% जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो अगर जीडीपी इस तरह बढ़ेगा तो कंपनियों का मुनाफा किस तरह बढ़ेगा?
12-13%, 14%। तो आज 1160 ईपीएस है, 3 साल बाद क्या होगा उस ईपीएस का? 1500 रुपये हो जाएगा। 1500 रुपये की ईपीएस पे 25,000 निफ्टी क्या दिखेगा फिर? द वैल्यू स्टार्ट इमर्जिंग इन द मार्केट। तो इक्विटी इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल असेट कैटेगरी इन द लॉन्ग टर्म एंड मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल इन द शॉर्ट टर्म। तो आपको जो देखना है आपको इक्विटी दिखाएगा। ये बाजार नहीं है, शीशा है, मिरर है। आपको जो देखना है ना, आपको वॉलेटिलिटी देखनी है, आपको सट्टा देखना है, आपको वेल्थ क्रिएशन देखना है, सब आपका नजर का है। आपको जो चाहिए आपको इस बाजार के अंदर मिलेगा। और ये बाजार में एक चमत्कारी चीज है कि हर आदमी इसमें हीरो लग सकता है। आप कुछ भी बोलो इक्विटी बाजार के बारे में, वो सच होएगा एक बार। आप बोलो पूरा फ्रॉड है, ये तो गिरने वाला है, आप बोलो 30,000 हो जाएगा निफ्टी, वो भी हो सकता है। तो ये सैनिटी रखना अपने लिए, बिकॉज इफ मार्केट रिवॉर्ड योर कन्विक्शन यू गेट प्राउड। तो मेरे हिसाब से इक्विटी इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल असेट कैटेगरी मेरे हिसाब से। उसके अलावा उससे अच्छा मुझे प्रेडिक्टेबल असेट कैटेगरी, और उसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छा बेस्ट रूट दिखता है वो मैनेज असेट्स। आप पीएमएस करो, एआईएफ करो, म्यूचुअल फंड करो, गिव मनी टू प्रोफेशनल फंड मैनेजर एंड स्टे हैप्पी लाइफ। तो गोल्ड के बारे में जब बात कर रहे थे तो आप क्या व्यू पॉइंट है आपका? गोल्ड अभी एट प्रेजेंट तो बहुत रैली हुआ है, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट 1 या 2 ईयर में क्या होगा गोल्ड के बारे में? आई हैव नो क्लू वेरी ऑनेस्टली, बट आई वुड लुक एट कोई एसेट कैटेगरी का मुझे कंज्यूमर बनना है या उसका मैन्युफैक्चरर बनना है। तो 20 साल में गोल्ड प्राइस इज गॉन अप 20-25 टाइम, और टाइटन चला गया 480 गुना। 1 किलो तो गोल्ड ने 15-16% रिटर्न दिया। अब टाइटन का हम इलस्ट्रेशन लेते, टाइटन 1 किलो गोल्ड लेता है, खरीदता है, उस दिन पैसा दिया, उसके बाद मैन्युफैक्चरर को देता है, बनवाता है, फिर डिस्प्ले रूम में रखता है, फिर गोल्ड ज्वेलरी बिक जाती है। 90 डेज का टोटल उसका साइकिल होता है। तो 1 साल में 4 बार वो गोल्ड सर्कुलेट कर सकता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन टाइटन का 6.6% है। अब उसमें टैक्स ऐड कर दो तो 8% हो जाए, इजीली 8% हो जाएगा। वो 4 बार सर्कुलेट करता है साल में। कहाँ पैसा डालना चाहिए? Gold finance company Muthoot Munnapur has delivered more than 30% CAGR in last 10 years. गोल्ड ने 50% रिटर्न दिया। डीएसपी गोल्ड माइनिंग फंड has delivered 70-80% रिटर्न इन 1 year time. Same gold, can you play differently? Provided you have the ability to storm the volatility. अगर आप वो कर पाए तो गोल्ड के थ्रू आप और गोल्ड को और अच्छी तरह से प्ले कर सकते हो। So you don't personally invest in gold at all? I'm a married person, I'm a Marwadi. तो आपको थोड़ा तो करना नहीं, पड़ता उपाय होगा। नहीं है ना, बस कोई उपाय नहीं है। बट आई वुड रादर, मैं मेरी वाइफ को बोलता रहता हूँ भाई कि गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो। तो बोला कहाँ पैसा डालना चाहिए? बोला म्यूचुअल फंड में डालो। तो बोला तो फंक्शन में सर्टिफिकेट लटका के थोड़ी जा सकते हैं, तो फिर आपका सारा लॉजिक काम नहीं करता, क्या करें। बट यह मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूँ। आप गोल्ड लो, गोल्ड ईटीएफ लो, उसके 2 बहुत बड़े एडवांटेज है। एक एडवांटेज क्या है कि जनरली इंडियंस गोल्ड खरीदते हैं कि बच्ची की शादी में देना है, या तो आप गोल्ड लो, बेटी के नाम पे पहला नाम बेटी का रखो, सेकंड और थर्ड होल्डर दोनों स्पाउस का नाम रखो। आप शादी में 10 लाख 20 लाख गोल्ड ईटीएफ दोनों दे दो उनको, आपकी बिना परमिशन को निकाल भी नहीं सकता। इट इज ऑल्सो वेरी सेफ वे टू ओन गोल्ड। सेकेंड थिंग टू डू इज, मेरे हिसाब से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत फायदे का सौदा होता है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों इतना पावरफुल टूल है। कोई भी एसेट कैटेगरी का फिक्स क्वांटिटी खरीदो या फिक्स प्राइस खरीदो, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क आता है। कितना बड़ा फर्क आपको बताऊं, 40 साल में यू कुड हैव बॉट निफ्टी एट 90% डिस्काउंट। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का 95 में एनएवी 10 रुपया था, अभी 2000 रुपये एनएवी है। अगर मैं 30 साल का 360 मंथ का हर मंथ की बिगनिंग का एनएवी निकालूं तो 360 मंथ की एनएवी का एवरेज हो गया 354 रुपये, अप्रोक्सीमेटली दैट नंबर। तो 360 डेज का एवरेज हो गया 354 रुपीज।
बट उसी 360 मंथ में अगर मैंने फिक्स अमाउंट की एसआईपी की होती तो माई कॉस्ट कम डाउन टू 31 रुपीज. तो इट इज अ 90% डिस्काउंट. You can apply same logic in Nifty Sensex. Now let me explain this in gold. और आप एक स्टॉक के थ्रू भी आप कर सकते हैं. जैसे कोई बोलता है कि आई वांट टू बाय दिस कंपनी सिंगल एवरी स्टॉक एवरी मंथ, हर महीने कुछ स्टॉक लिया आपने, तो आई अर्ज पीपल कि आपको वो भी करना है तो आप फिक्स क्वांटिटी मत लीजिए, फिक्स अमाउंट लीजिए. तो एक स्टॉक आपने लिया, बोला मैं हर महीने इसका एक क्वांटिटी लूंगा, तो 100 रुपए दाम 100 रुपए लगा, 200 रुपए दाम 200 रुपए लगा, 500 रुपए दाम 500 रुपए लगा, 1000 रुपए दाम 1000 रुपए लगा. बट आपने बोला कि मैं फिक्स अमाउंट लूंगा, तो आपने 1000 रुपए फिक्स अमाउंट बोला, तो 100 रुपए दाम था तो 10 यूनिट आ गए, 200 रुपए दाम था तो 5 यूनिट, तो आपका एवरेज कॉस्ट हमेशा नीचे रहता है. नाउ लेट अंडरस्टैंड थ्रू गोल्ड. अगर आपने हर धनतेरस को 10 ग्राम सोना खरीदा होता, तो पिछले 40 धनतेरस को आपने 400 ग्राम सोना खरीद लिया और टोटल आपका 8 लाख रुपए लगा अप्रोक्सीमेटली. आपने रिवर्स किया कि 8 लाख मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 40, 20,000 रुपए का हर महीने हर साल गोल्ड खरीदता, मैं हर साल 20,000 रुपए गोल्ड खरीदता, तो 40 साल में 400 ग्राम की जगह 1111 ग्राम आपको सोना आया. Oh my God. और होता क्यों है सर? होता बहुत सिंपल है कि जब आप फिक्स क्वांटिटी खरीदते हो तो 4,000 रुपए दाम था, 4,000 रुपए लगा, 20,000 रुपए दाम था, 20,000 रुपए लगा. लेकिन जब आपने फिक्स अमाउंट खरीदा तो 20,000 दाम था तो भी 4,000 रुपया 4,000 रुपया दाम, तभी आपने 20,000 रुपए लगाया था, आपको 50 ग्राम सोना उस टाइम आया. तो एसआईपी इज द मोस्ट पावरफुल वे टू एक्यूमुलेट वेल्थ. आपको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, आप फ्री टाइम निकालिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और खाली एसआईपी करिए. आपको कुछ कुछ दिमाग नहीं लगाना भाई, बैठे बैठे पैसा बनेगा. आपको डिसिप्लिन रहने की. तो ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इतना पावरफुल टूल है इन्वेस्टिंग के अंदर, लेकिन इसका प्रॉब्लम कुशाल ये है कि इतना सिंपल है, और एज ह्यूमन बीइंग वी डोंट लाइक Simple things. सिंपलिसिटी. और यहां सवाल उठता है, व्हाई वी से इंडियन वुमेन आर द स्मार्टेस्ट फंड मैनेजर. गोल्ड लिया ना उन्होंने, गोल्ड इज अप्रिशिएटेड ह्यूजली. अब इंडियन लेडीज ने गोल्ड में पैसा डाला और पैसा बना उनका. क्यों बना? क्या उन्होंने कभी व्यू लिया गोल्ड पे कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस है, चलो एक अंगूठी खरीदने चलते हैं? किया क्या उन्होंने कभी? किया नहीं किया ना. उन्होंने क्या किया, जब भी पैसा गोल्ड लेते हैं विद द इंटेंट नेवर टू सेल, इसलिए पैसा बना. व्यू नहीं लिया, ज्ञान नहीं लगाया, ज्यादा समय लगाया. हम क्या इक्विटी मार्केट में दुनिया का ज्ञान पेल रहे हैं, ट्रम्प ये करेगा, मोदी जी ये करेंगे, ये वो करेगा. 70 तो बिजनेस चैनल है. और यही कारण है कि गोल्ड इन्वेस्टिंग से हमको एक चीज सीखना चाहिए कि अगर आपको पैसा बनाना है तो इंडियन महिलाओं की तरह टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो. एंड रिलेटेड टू दैट इज वेरी फैसिनेटिंग द वे वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट लुक्स एट डेटा. इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट खराब है बिकॉज वी इंपोर्ट गोल्ड. तो वेस्टर्न ट्रेंड इकोनॉमिस्ट सेज गोल्ड इज अ कंजम्पशन. illiterate, semi-literate Indian housewife think gold is asset. कौन बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ? सो उनके दिमाग में ये उनको ट्रेन किया गया कि ज्वेलरी इज अ कंजम्पशन. फॉर इंडियन ज्वेलरी इज नॉट लाइक अ फ्यूल. ओके, तो वो इंडिया को समझना, इंडियन को समझना, हर किसी के ये 200 साल पुराने सिविलाइजेशन है, 300 साल पुराने सिविलाइजेशन है, 400 साल पुराने सिविलाइजेशन है. हमको सनातन क्यों बोलते हैं? जो हमारी लर्निंग से काफी इतनी अमेजिंग है इन चीजों के अंदर. तो एक द रोमन एम्पायर हैज बैंड sending gold to India and stop import from India because Indians were sending cotton, spices and they're taking gold. आप रोमन हिस्ट्री पढ़ो, रोमन एम्पायर once issued diktat, don't send gold to India because they're taking all our gold. तो ये
तो इससे अपने को बहुत इंटरेस्टिंग लेसन मिलता है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आप पहले एसेट कैटेगरी को समझो और फिर उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे पैसा डालते रहोगे तो आपका बहुत बड़ा पैसा बनेगा। गोल्ड से हमको ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लेसन लर्न करना चाहिए। डू यू एडवाइस पीपल हु आर वाचिंग दिस कि उनको आप कैसे बता सकते हो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, या क्या गलत कर रहे हैं लोग? एफएनओ का नहीं, क्या हो फ्यूचर गया एंड है? ऑप्शन से बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, बहुत पैसा बना लिया उसने और आपको जलन हो रही है उससे, तो कैसे उसको अपने लेवल पे लाओगे? Oh my God. देखिए, सेबी डेटा बता रही है आपको, वेबसाइट पे सब कुछ आ रहा है, लेकिन देखिए ये एफ एंड ओ पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरा ट्रेडिंग भी नहीं है, ये स्पेकुलेशन भी नहीं है, ये एडिक्शन है। और मैं आपको उसका इलिस्ट्रेशन दे सकता हूँ, इतना गंदा एडिक्शन है। एक मेरा दोस्त है, वो एक छोटे शहर में सब ब्रोकर है, उसके पास एक ही बड़ा क्लाइंट है जो दिन की 5,000 रुपए की ब्रोकरेज देता है उसको। स्मॉल टाउन 5,000 ब्रोकरेज डेली इज अ वेरी गुड नंबर। वो आदमी बंगलों में रहता था, बंगलो बेच के फ्लैट में आ गया, कार बेच दी, स्कूटर पे आ गया, ठीक है, लेकिन एफ एंड ओ नहीं छूटता उससे। उसको क्लाइंट जिसकी बोल रहा हूँ, उसने मेरे दोस्त को इतना ही बोल रखा है कि भाई तू कुछ ज्ञान मत देना मुझे, खाली मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट करता रहे। दूसरा भी हमने देखा, एक हमारे मित्र हैं, वो भी स्टॉक ब्रोकर है, वो मुझे बता रहे थे कि मेरा एक क्लाइंट है विजय भाई, वो मुझे 10 लाख रुपए देता है, 10 लाख रुपए खत्म हुए, एफ एंड ओ में 10 लाख और दे देता है, देता रहता है। बहुत बड़ा फ्लैट है बॉम्बे में, अच्छी वेल्दी फैमिली है। अभी पैरालिटिक अटैक हो गया, हॉस्पिटल में है, अपने भाई को बुला रखा है, हॉस्पिटल बेड पे है, सुबह 9:15 स्क्रीन खुल जाती है, भाई को लिख लिख के ऑर्डर प्लेस कर, इन्फी इतना लेना है, एचडीएफसी इतना लेना, ही इज बेड रिडन। Oh my God. दिस इज द लेवल ऑफ एडिक्शन। फिर आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, मेरा दोस्त है यूएस में, उसके मम्मी पापा हैं, मम्मी है 78 ईयर ओल्ड, पापा 82 ईयर ओल्ड। सुबह शाम, शाम को हर दिन आज इतना कमाया पूरे ग्रुप में, आज इस स्टॉक में इतना, एफ एंड ओ में इतना, 20,000 रुपए कमाया, 50,000 रुपए कमाए, इतने पैसे कमा लिए। तो उस दोस्त ने मुझे फोन किया, बोला विजय देख यार, मेरे पापा बहुत पैसा कमा रहे लगता है, लेकिन लगता तो नहीं है, लेकिन वो रोज बोलते हैं। तो मैंने उनको सारा डेटा निकलवाया। एक वेल्थ आउटफिट से एक आरएम था उनके साथ, उस आरएम ने वो वेल्थ आउटफिट छोड़ के उस वेल्थ आउटफिट की फ्रेंचाइज ले ली और इसी क्लाइंट से उसने फ्लैट बनवा लिया ब्रोकरेज से। तो मैंने उनका डेटा एनालाइज किया, तो वो, इनके 7-8 प्रॉपर्टी है बॉम्बे में, अच्छी इनकम है, उन्होंने अपने स्टॉक का पोर्टफोलियो वहां रख रखा है और वहां से मार्जिन से लोग करते रहते हैं। तो मेरे दोस्त को फोन किया, भैया मैं, तेरे मम्मी पापा महीने के 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान करते हैं। तो उसने मुझे मालूम है क्या, मैं बोला अब ये बोलेगा विजय प्लीज हैंडल इस पोर्टफोलियो, वेरी गुड, यू फिगर इट आउट। उसने क्या बोला मुझे मालूम, उसने बोला विजय ठीक है यार, मम्मी पापा सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक बिजी रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद मैसेज करते रहते हैं। इट इज वर्थ दे स्पेंडिंग द टाइम, दे आर फिजिकली मेंटली वेरी एक्टिव, 3 and 4 lakh रुपीज कॉस्ट, आई एम वेरी फाइन टू पे फॉर। My God. ये बॉस इस लेवल का एडिक्शन घुस गया अपने खून में, आदमी बर्बाद हो जाएगा, छोड़ेगा नहीं उसको। तो एफ एंड ओ इज, आप जब करो तो इस बात का ध्यान रखो, इट इज लाइक टोबैको, इज लाइक अल्कोहल, आप एक पैक पे रुकोगे नहीं, तो ये आपको लेके जाएगी। तो इसका एडिक्शन से दूर कैसे हो सकते हैं जो लोग ये जाना ही देख नहीं रहे हैं? चाहिए, और चले गए तो बाहर निकलो उससे, कट योर लॉसेस। आप एफ एंड ओ में नुकसान कर लिया ना, तो वो अकाउंट स्टेटमेंट का कॉपी अपने डेस्क पे, अपने बाथरूम पे, अपने मंदिर में चिपका के रखो कि आगे नहीं करूंगा मैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट पढ़ रहा था एंड आपका भी व्यू पॉइंट जानना था। आई थिंक आपके इसमें ही मैंने पढ़ा था दैट 43% ऑफ डाइवोर्सेस अमंग यंग कपल्स आर लिंक्ड टू फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। तो क्या स्टोरी है इसका? ये वन फाइनेंस वालों ने एक बहुत अच्छा रिसर्च किया, उन 1200-1300 जो लोग हैं उनकी फैमिलीज, उनको उन्होंने निकाला, तो उनके हिसाब से मेल में
Number one reason for divorce is financial disputes, 43%. Female में after dispute with in-law, the number two is this one, financial disputes. और अच्छा, फीमेल में नंबर वन रीजन इज डिस्प्यूट विद द इन-लॉज। इन-लॉज के साथ बनती नहीं है, नंबर टू इज फाइनेंस। और जो कपल जिन्होंने डिवोर्स लिया, 89% of them had a one fight a month on finance related matters. The second part, just not this, when the divorce happened, अगर वन फाइनेंस की आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो बहुत डिस्प्लेसमेंट, कैरियर में चैलेंजेस, डिप्रेशन, कॉस्ट ऑफ लॉयर्स, कॉस्ट ऑफ कोर्ट्स, ह्यूज। और इंटरेस्टिंग क्या मिला कि आफ्टर डिवोर्स मेनी मेल्स net wealth has gone into negative, dropped. Many females' net wealth has gone up. Some of the female got more than 50% of husband's net worth. तो ये इसलिए आपको फाइनेंस में एक बहुत अच्छा गुरु बिगिनिंग से आपको लेना चाहिए ताकि आप मिस्टेक्स नहीं करो, बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं यंग क्राउड को किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं वो लोग, तो हम उनको बोलते हैं भैया हैव अ गुड गुरु। और आपको ऐसा नहीं मिलेगा गुड गुरु, आपको सीखना पड़ेगा, साथ में बैठना पड़ेगा। और आप, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ विच स्टॉक टू इन्वेस्ट, विच म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट, ये सेकेंडरी है भैया। बड़ा आपकी लाइफ ठीक, आपकी लाइफ में जो पैसे का स्ट्रेस वो चला जाना चाहिए, और आप कहीं और चीज पे फिर दिमाग लगाओ, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स जो है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स? इसमें हो क्या रहा है एंड इसको सुधार कैसे करते तो हैं? देखिए इसमें तीन चार बड़े, एक तो है कि हु विल टेक केयर ऑफ हुज पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स कौन देखेगा, लड़के के पेरेंट्स कौन देखेगा, बजटिंग कैसे होगी, स्पेंडिंग कैसे होगी। You can be from same education institutions or working in the same organization, but your upbringing backgrounds are very different. The way you pursue money could be very different. Someone is a spendthrift, some person is very miser, some person looks at saving differently कि अपने को प्रोटेक्शन करना है, कोई दूसरा कुछ और देखता है। और हमने तो ऐसे ऐसे किस्से देखे हैं बॉस पर्सनल फाइनेंस में कि आई कांट टेल यू। मतलब सुलझे हुए लोग इतनी बड़ी ब्लंडर्स एक्चुअली करते हैं, वो लोगों से डिस्कशन ही नहीं करते। कैन यू गिव एन एग्जांपल? So, a client of mine sent me message at 4 o'clock in the morning. तो मैं सुबह उठा, फिर मैसेज देखा, मैं अरे क्या मैसेज है। तो उसने बोला कि मेरी स्पाउस ने कुछ पैसा निकाला कि हमारे जॉइंट अकाउंट से। तो मैंने बोला सुबह 9:30 बजे फोन किया ऑफिस में, भैया देखो चेक करो। तो बोला नहीं निकाला। बोला नहीं निकाला। तो मेरा नेचुरल रिएक्शन था कि डिवोर्स चल रहा है क्या तुम्हारा? बोला नहीं। मैं क्या हुआ? सो बोला कि ये आईसीयू में है। बोला क्या हो गया? तो बोला कि इसने कुछ सट्टा वट्टा किया था। मैं बोला मुझे बता दे। सो आई डोंट नो कितना नुकसान किया उन्होंने। तो बोला कोई बात नहीं, मुझे उसका पैन नंबर दे दे, मैं आई ट्राई टू फिगर आउट कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तो उसने बोला नहीं, उसने कुछ डब्बा ट्रेड किया था। एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर हाईली एजुकेटेड, फाइनेंस में बहुत हाईली एजुकेटेड है, वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, working in a very good departments, and they end up doing this. One of the partner did that. My ये God. की किस्सा नहीं है, बहुत बहुत किस्से हैं, बहुत किस्से हैं जो लोग इतना ब्लंडर्स कर देते हैं। तो आपको अभी से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाने का जरूरत है एवरी फैमिली। जापान में क्यों 1500 साल पुरानी फैमिली है, यूरोप में 500 साल पुरानी फैमिली है, यूएस में रॉकफेलर फैमिली का 7 जनरेशन है। इंडिया में क्यों बोलते हैं 3 जनरेशन के बाद लक्ष्मी चली जाती है? क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते, हमको लगता है चल रहा है। Which of the instrument do you think is a better one, PPF versus ELSS? इसका किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए and why? ईएलएसएस में तो अभी दिमाग ही लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज ईएलएसएस अभी न्यू टैक्स रिजिम में तो अवेलेबल नहीं रहेगा वो प्रोडक्ट, लोग जाएंगे नहीं उसकी तरफ। और जब नया पैसा नहीं आएगा तो फंड मैनेजर को उस फंड को इतना मैनेज करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आपको नॉर्मल फ्लेक्सी कैप में डालना है, ईएलएसएस में नया पैसा आपको नहीं डालना है। हम हमारे सारे क्लाइंट का नया पैसा नहीं डलवा रहे हैं, और मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। 2007-8 के क्रैश के बाद काफी फंड हाउस ने कैपिटल प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किए थे।
या क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की 3 साल 5 साल की, ठीक है, उसमें पैसा आ गया एकदम पे, उसके बाद मालूम है 3 से 5 साल तक पैसा जाएगा नहीं किधर, तो उसी फंड हाउस का उसी दिन का एक ओपन एंडेड फंड का एनएवी ले लो और वो क्लोज फंड का एनएवी ले लो और 3 साल 5 साल जर्नी देखो दोनों फंड की। ओपन एंडेड फंड हैज सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म दिस फंड। व्हाई? बिकॉज वहां डेली आपका परफॉर्मेंस, आपको पैसा लाना है बाजार से, तो यू हैव टू बी अलर्ट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, तो परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा। अभी एलएसएस में क्या होगा, नया पैसा तो आना बंद हो जाएगा, तो क्या मोटिवेशन रहेगा? दैट इज नॉट द प्लेस विच विल मूव द मार्केट शेयर ऑफ फंड इंडस्ट्री। तो मेरे हिसाब से अभी आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, कोई दिमाग लगाना नहीं चाहिए। और मैंने डेटा शेयर किए हैं बहुत अच्छी तरह, 24, 25, 30 साल के HDFC टैक्स सेवर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ओवर अ 20-30 years पीरियड। तो इट इज अ रॉन्ग बेंचमार्क, बट स्टिल जो मेरे को नंबर याद है कि आपने हर साल 1.5 लाख रुपए डाला है, तो करीब 25 साल के डेटा में आपने करीब 32-33 लाख रुपए कुछ पीपीएफ में डाला, उसका वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख के आसपास हो गया, ऐसा कुछ नंबर है। वही पैसा अगर आप हर साल वर्स्ट एनएवी पे डालते, मतलब बॉटम ऑफ द मार्केट एवरी ईयर, तो 11-12 करोड़ रुपए, हाईएस्ट एनएवी पे डालते तो 9 करोड़ है, और एसआईपी करते 12,500 की, तो करीब 10 करोड़ के आसपास रुपए पैसा। तो यहाँ 1 करोड़ 10 लाख है, वहां द क्वेश्चन इज नॉट दैट। आपने 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाला, देयर वाज अ 3 year पीरियड कि 4.5 का 5.25 हो गया पीपीएफ में, लेकिन उसी पीरियड में ईएलएसएस का 4.5 लाख का 3.5 लाख हो गया। तो आपको क्या लगा उस पीरियड में कि क्या गलती की मैंने? तो कुछ लाख का नुकसान देख के आपने करोड़ों का पोटेंशियल गेन आपने लूज आउट कर दिया। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर आपका 15 साल का व्यू है, 20 साल का व्यू है, और आप 1.5 लाख रुपए हर साल डाल पाते हो, इज नो ब्रेनर। आप पीपीएफ मेंटल कंफर्ट के लिए, डेट एलोकेशन के लिए करना है तो अलग बात है, वरना डजंट मेक सेंस। मेरे को तो नहीं लगता, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, क्लाइंट्स आर वेरी डिफरेंट, द नीड्स आर वेरी डिफरेंट, सो आपको उनकी नीड के बेसिस पे अपने आप को एडजस्ट करना है। गॉट इट। एंड लास्ट चीज जो आपने बताया, तो आपने बीच में कॉन्वर्सेशन में बताया था कि एफडी हैव द लोएस्ट रिटर्न्स एंड डेट म्यूचुअल फंड्स का भी आपने कंपैरिजन किया, एफडी वर्सेस डेट। तो इसका क्या आप बता बहुत रहे थे कि क्या बहुत फैसिनेटिंग है। डेट मार्केट में सबसे लोवेस्ट रिटर्न्स आर गिवन बाय द बैंक्स, ये बात ध्यान रखिए। और वो होता है क्यों, आपको बताता हूं मैं, कि बैंक किस रेट पे लैंड करेगा वो कंपटीशन डिसाइड करता है, बिकॉज एनबीएफसी भी सब बाकी बैंक। अब प्रॉब्लम क्या बैंक में, कि बैंक को एसएलआर रखना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगा, कैश रिजर्व रखना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ती है, तो उनका बहुत बड़ा पैसा वहां चला जाता है। एसएलआर कितना होता है? 18%? हाँ, 18%, 20% डिपेंड करता है। और फिर सीआरआर होता है आपका, कैश रिजर्व रेशियो होता है, फिर आपका प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होता है, तो वहां आपको ढंग का रिटर्न नहीं मिलता है। तो बाकी पैसे में आपको लैंडिंग करने लिए आपको सिक्योर लैंडिंग करनी होती है, तो इफेक्टिवली आपका जो अर्निंग ऑन टोटल बुक इज 7%, 8%, तो आपको 3% निम रख के उसी बैंक का सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे XYZ बैंक का 1 साल का एफडी 6%, लेकिन उसी बैंक का सीडी 7% कोट करेगा। 3 महीने का एफडी 4.5%, लेकिन टी बिल विच इज इशूड बाय आरबीआई इज 6%। सो मार्केट लिंक्ड रेट invariably will be higher by the decided by the bank. ओके, तो अगर आपको फिक्स इनकम प्रोडक्ट में डालना है, आई वुड रिकमेंड दैट लुक एट डेट फंड। लेकिन डेट फंड में एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन बड़ा फनी है, कि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो क्या होता है कि डेट के फंड के रिटर्न बहुत अच्छे दिखते हैं, और उस टाइम करंट एफडी का रिटर्न दिखता है 4%, 4.5%, और यहाँ 8% रिटर्न दिख रहा है, तो आदमी वो पैसा डाल देता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग टाइम। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो डेट फंड के रिटर्न नेगेटिव दिखते हैं, कम दिखते हैं, 1%, 2%, और एफडी दिखती है 7%। तो अगर मैं आपके पास आऊं, एफडी का रेट 7.5% है, और ये डेट फंड इसका 1 साल का रिटर्न
4% नेगेटिव, 3 साल का रिटर्न 2%, 5 साल का रिटर्न 6% CAGR। आप क्या करोगे? जब आपको क्या करना चाहिए, आपको बैंक एफडी रेट लेनी चाहिए, उसी पीरियड का करंट YTM क्या है डेट फंड का, वो आपको देखना है। और एक बहुत बड़ा मैजिक आपको बताता हूं डेट म्यूचुअल फंड में, लोग अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज को। हम फंड वाले क्या CAGR दिखाते हैं, तो HDFC लिक्विड फंड अक्टूबर 2021 में आई वाज पार्ट ऑफ द टीम विच वी लॉन्च दैट फंड। उसको करीब करीब 24 साल तो हो गया, अभी 25 साल हो जाएंगे अगले साल। उसका CAGR है 6.83% कंपाउंडेड। अगर उसको मैं सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करूं ना, तो 15%। 15%। दूसरा, आप खुद स्टडी कर सकते हैं, आपके व्यूअर्स कोई भी स्टडी कर सकता है। एक है डेट फंड कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड, वो खाली 10 ईयर का जीसेक ही लेता है, कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो 10 साल पहले सपोज 10 ईयर जीसेक was 780। ठीक है, अभी 10 साल हो गया उसको, तो उस फंड का रिटर्न क्या आना चाहिए? 780 माइनस एक्सपेंसेस। उसका रिटर्न हमेशा उसके ऊपर रहेगा। कैसे? यही मैजिक है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट कैश फ्लो आता है दैट गेट रीइन्वेस्टेड। 6 महीने में जो कूपन आता है ना, दैट गेट रीइन्वेस्टेड। पीपल डोंट रियलाइज दैट। तो मैंने बहुत स्टडी की है। और दूसरा, डेट मार्केट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। लोग इसको समझते नहीं है। जैसे आपने 1 साल का एफडी किया, 1 साल बाद क्या करोगे आप? यू रीइन्वेस्ट। आपको थोड़ी 385 65 डेज को पैसा चाहिए। आप हो सकता है 7 दिन का एफडी करो, 15 दिन का, उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड में आप 13 महीने, 15 महीने, 18 महीने आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिलता है, विच इज मच सुपीरियर। तो अगर आप टैक्स एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड टैक्स हार्वेस्टिंग सारे कॉम्बिनेशन लो, जैसे आपने किसी आदमी ने HDFC लिमिटेड की एफडी कर रखी थी और DHFL की एफडी कर रखी थी। अब DHFL ने डिफॉल्ट कर दिया, फिर भी आपको HDFC लिमिटेड के इंटरेस्ट पे टैक्स देना है, वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने 2 डेट फंड में डाल रखा, सपोज एक में नुकसान हो गया, यू कैन, तो कोई ब्रेनर नहीं, एक्चुअली नो ब्रेनर, लेकिन इसको पता नहीं क्यों ढंग से हम पॉपुलर तरीके से इस प्रोडक्ट को आगे ले जा नहीं पा रहे। बट आई थिंक इट इज वंडरफुल वंडरफुल प्रोडक्ट, अ डेट म्यूचुअल फंड, और ऑलवेज विल आउट परफॉर्म बैंक एफडी कंसिस्टेंटली। मैंने खुद डेटा एनालाइज किया, इंडिया में सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड एक्चुअली इज बिरला इनकम फंड। वो भी उसकी पार्ट लॉन्च में मैं हिस्सेदार था। आई थिंक अक्टूबर 94 या 95 में लॉन्च हुआ। 30 साल के आसपास ट्रैक रिकॉर्ड हो गया उसका। उस फंड का CAGR 9% है। Now tell me which FD delivered 9% for 30 years? Kotak Gilt Fund which got launched in December 1999, उसका CAGR 8.5% है। वो 8.5% पे 25 साल पैसा कंपाउंड हुआ है। तो ये चीजें लोगों को मेरे हिसाब से, अगर हम एक बड़ी डिससर्विस करते हैं कंपाउंडिंग ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते इन्वेस्टर को, वो करना चाहिए। बट ये आई थिंक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बेटर होगा आपके हिसाब से, एंड सर्टेन एलोकेशन शुड बी टुवर्ड्स डेट म्यूचुअल फंड्स। देखिए कैसे करना चाहिए, असेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए कि जो आपके अगले 3 से 5 साल के खर्चे हैं वो आपको डेट में ही रखना चाहिए, लेकिन वहां रिटर्न चेस नहीं करना चाहिए। 3 से 5 साल के खर्चे जो सामने दिख रहे हैं ना आपको, जो भी बच्चे की शादी है, घर के खर्चे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट 5 साल तक नीचे रह सकता है, तो वहां आपको ड्रॉ डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो 3 से 5 साल के आप, और आल्सो डिपेंड ऑन हाउ प्रेडिक्टेबल इज योर इनकम। सपोज यूर अ डॉक्टर, यूर अ प्रोफेशनल, आपको मालूम है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको मालूम है आपका जॉब कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है, तो 3 से 5 साल के खर्चे आपको हमेशा डेट और डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में ही रखने चाहिए। उसके ऊपर का पैसा आप देन बैलेंस एडवांटेज, एंड देन 7 ईयर्स के ऊपर का पैसा आपको इक्विटी में डालना चाहिए। लेकिन इक्विटी में आपको हमेशा ये मानना चाहिए कि माई पोर्टफोलियो विल गो डाउन 10%, 20%, 30% एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और जब वो जाएगा तब मैं क्या करूंगा। बोलना बहुत आसान है, हम बोलते हैं कि डेटा कैन बी बैक टेस्टेड, इमोशन कैन नॉट बी बैक टेस्टेड। तो जब होगा ना, तब मुझे मालूम पड़ेगा कैसे रिएक्ट कर रहा है।
दैट्स वाई फॉर अस टू कंटिन्यूसली एंगेज विद क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज लोग आते हैं, नहीं मंत्री जी आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्मॉल कैप में पैसा दीजिए मुझे, और जब 20% नीचे होता है तो फिर कहाँ पैसा डाल दिया. तो जब भी आप इन्वेस्ट करो, इस बात का प्रोएक्टिव असेसमेंट करो कि मैंने डेट में डाला, ये 60% देगा. जब मार्केट ऊपर जाएगा तब मुझे इसमें 15% उम्मीद नहीं करनी है, और जब मार्केट नीचे जाएगा तो इक्विटी नीचे जाएगा तब ये 60% देगा, लेकिन इसमें मुझे फिर 60% उम्मीद नहीं करनी है. इट विल जंप इट अगेन. तो आपको प्रोएक्टिवली ये चीज डिसाइड करनी कि व्हाट इफ. अगर वो असेसमेंट करके आप काम करोगे तो आई थिंक आपको डिसअपॉइंटमेंट कम होंगे. डिसअपॉइंटमेंट कम होगी तो आपकी जर्नी शायद लंबी टिके. सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन. बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके. लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स, इफ यू वर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू वर इंटरव्यूइंग मिस्टर विजय मंत्री, व्हाट इज वन क्वेश्चन यूड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? मैं ये पूछूंगा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड इन्वेस्टिंग? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड इन्वेस्टिंग? Longevity. Yeah. Nobody, if you can, longer you get, whatever return you get, that is the best benchmark, not multi-bagger. Because I have seen people who generate multi-baggers, but then they stagnate. आप 12%, आप 50 साल कंपाउंड करो, 100 साल कंपाउंड करो, यू आर द किंग. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी लाइफ टाइम में, अगर ये लॉजिक है तो गोल्ड क्यों खरीदते हो? आप अपनी जेक जनरेशन के लिए भी पैसा छोड़ के जा रहे हो ना भाई. लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी है कि उनको पैसा कैसे मैनेज करना, कैसे बैलेंस लाइफ लिया जाए. ये लर्निंग मेरे हिसाब से, अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में वी आर सो सुपर बिजी दैट टाइम नहीं है. तो एक्सक्यूज है वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज सबका स्मार्टफोन देख लो, स्क्रीन टाइम देख लो, सबके पास टाइम है. आपका स्क्रीन टाइम, आपका क्या है स्क्रीन टाइम? कितने घंटे आप यूज करते हो मोबाइल? मैं तो बहुत करता हूँ. मैं आप जैसे लोगों की पॉडकास्ट सुनता हूँ, गाड़ी में बैठा रहता हूँ. गुड आंसर. I like this. But thank you so much. बहुत मजा आया सर. बहुत बहुत insights मिले and I am sure ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा and उनको उनके इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प करेगा. But thank you so much. आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो and kudos to the work that you are doing and helping all of us become financially independent. Wish you the best and thanks once again. Thank Kushal for having me. And आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I must compliment such a young age. आपने काम लिया which is non-traditional for a chartered accountant from a Marwadi family to do it. और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का आपने इंटरव्यू लिया. आप फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा रहे हो देश के लिए, बहुत अच्छी बात है. All thanks to people like you who are coming and guiding our audience. Thank you so much. Thanks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो I'll request you to share it with all your friends and subscribe to our channel so that we can give you more value additive content in the shortest amount of time. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच once again for watching this episode and keep sharing all our episodes with your friends and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.